वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जीने की राह स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग जो है ना क्लास 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। हालांकि ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसको पढ़ना आप लोग के लिए क्या है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को यहाँ पे पढ़ाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अंत में आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी जो आपके लिए एकदम नई होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साइंस कहते किसे हैं। व्हाट इज साइंस? साइंस है क्या? तो साइंस जो है, ठीक है, साइंस का मतलब होता है विज्ञान। जब हम लोग इसके पहले हम लोग पढ़ते थे तो कहते थे विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप कहते थे कि विज्ञान वह सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने से हमें विशेष प्रकार की जानकारी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। और साइंस इज अ सब्जेक्ट विच गिव्स अस ए स्पेशल नॉलेज दैट इज नोन ऑफ साइंस। लेकिन डियर स्टूडेंट, 9th क्लास में या आगे हम लोग जब बढ़ते जाएंगे तो ये डिफिनेशन उतना अच्छा नहीं होता है जितना अच्छा इसको होना चाहिए। तो इसके लिए हम अलग डिफिनेशन साइंस का क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि साइंस क्या है, तो आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि साइंस वह वस्तु है, यानी साइंस वह आपका सब्जेक्ट है जो बिना ऑब्जर्वेशन के, बिना प्रैक्टिकल के आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मतलब कि उन्होंने कहा था, डियर स्टूडेंट्स, जिंदगी में हमने जो भी कुछ पाया है वो आपको विरासत के रूप में नहीं मिला है, बल्कि यह किसी न किसी व्यक्ति की कठिन से कठिन क्या है, यह तपस्या का फल है जिसको आपको जो है आसानी से आपकी किताबों में दिया जा रहा है। जैसे आपको किताब में कुछ भी मैं दे दूं, आपकी किताब में मैं बहुत सारी जानकारियाँ दे दूं, तो ये जानकारियाँ कहीं अलग से नहीं आती है। ये आपको जानकारी विरासत के रूप में नहीं दिया जाता है, बल्कि वो जानकारी किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा कठिन परिश्रम का क्या होता है? फल होता है, जिसको आपकी किताबों में क्या किया जाता है? लिखा होता है। किसी आदमी ने अपना 100 साल की मेहनत, 50 साल की मेहनत का ऑब्जर्वेशन करके जो है प्रैक्टिकल करके तब वह आपको विज्ञान की किताब में क्या करता है? लिखता है, या किसी किताब में क्या करता है? लिखता है। अतः कोई भी चीज़ हमें विरासत में नहीं मिलती है, अतः हमें उसका मोल भाव समझना चाहिए और किसी भी चीज़ को अच्छा से अच्छा पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो चलिए मैं बताता हूँ कि साइंस क्या है। तो आप लोग लिख लीजिए, साइंस उस सब्जेक्ट को कहते हैं जो अच्छा तरीका से, ठीक है ना, यानी क्रमबद्ध तरीके से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, साइंस वह सब्जेक्ट है जिसमें क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे, क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे अवलोकन के आधार पे, अवलोकन के आधार पे, किसके आधार पे? अवलोकन के आधार पे, है ना, जांच पड़ताल करके, जांच पड़ताल करके जिस विषय में जानकारी दिया हो, जिस विषय में जानकारी दिया हो उसे ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। यानी क्रमबद्ध तरीका से धीरे धीरे विश्लेषण करके, जांच पड़ताल करके, और जिस विषय में अच्छी से अच्छी जानकारी दिया हो उसको अगर अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? विज्ञान के नाम से जानते हैं। यानी साइंस बाउंडल नहीं मानता है। साइंस से कहिएगा कि भूत है तो साइंस जो है नहीं मानेगा, क्योंकि साइंस उसको प्रैक्टिकल नहीं किया, उसको लैब में नहीं बनाया है। तो जिस चीज़ को प्रैक्टिकली हो, जो चीज़ जांच पड़ताल किया गया हो, जो चीज़ धीरे धीरे प्राकृतिक से प्राप्त हुई हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे, अन्यथा उसको विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जाता है।
ठीक है ना। दुनिया में आप जो भी पढ़ते हैं वो सभी ज्ञान है, लेकिन जांच पड़ताल करके पढ़ते हैं वो क्या है, विज्ञान है। समझ में आ रहा है ना। तो विज्ञान का डिफिनेशन ये हो गया आप लोग को, यह विज्ञान का डिफिनेशन आपको याद रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़े, देखिए विज्ञान शब्द जो है ना वह लैटिन का एक शब्द है जिसका नाम है सिंटिया। लैटिन शब्द एक आता है सिंटिया। विज्ञान शब्द लैटिन शब्द सिंटिया से लिया गया है। किससे लिया गया है, तो सिंटिया से लिया गया है। सिंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। जानकारी प्राप्त करना। अगर आपसे कोई पूछे कि साइंस शब्द का मतलब क्या होता है, तो कहिएगा साइंस शब्द एक लैटिन वर्ड होता है सिंटिया, उससे लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। यानी साइंस से हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है, जो प्रैक्टिकली होती हैं, जो ऑब्जर्वेशन पे आधारित होती है, जो जांच पड़ताल पे आधारित होती है, भवंडल नहीं होता है इसमें, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। चूंकि साइंस का क्षेत्र बहुत ज़्यादा लंबा है, साइंस का क्षेत्र क्या है, बहुत ज़्यादा लंबा है, अतः इसको पढ़ने के लिए हम साइंस को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। मेनली कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं, दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। साइंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट मेनली। एक होता है फिजिकल साइंस और दूसरा होता है बायोलॉजिकल साइंस। साइंस को दो भागों में बांटिएगा, एक होता है फिजिकल साइंस और दूसरा होता है बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हम लोग नॉन लिविंग का अध्ययन करते हैं। फिजिकल साइंस में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स का अध्ययन करते हैं। जो वस्तु निर्जीव होती है उसका अगर अध्ययन करते हैं तो हम किस में अध्ययन करते हैं, फिजिकल साइंस में करते हैं। यानी फिजिकल साइंस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ओनली नॉन लिविंग थिंग, ओके। एंड बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग जीवित वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जो भी वस्तुएं जीवित हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्या, बायोलॉजिकल साइंस। तो बायोलॉजिकल साइंस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ओनली लिविंग थिंग्स, है ना। तो लिविंग थिंग्स के बारे में अध्ययन करते हैं। इसी फिजिकल साइंस को हम दो भागों में बांट देते हैं, PHYSI। इसी फिजिकल साइंस को हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। तो एक होता है फिजिक्स और एक होता है केमिस्ट्री। एक होता है फिजिक्स और दूसरा क्या होता है, केमिस्ट्री। यही फिजिकल साइंस को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। तो फिजिकल साइंस दो भागों में बढ़ता है, तो एक होता है फिजिक्स और दूसरा होता है केमिस्ट्री। तो ठीक है ना। और बायोलॉजिकल साइंस को जो है हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, तो बोटनी और जूलॉजी। बायोलॉजिकल साइंस को भी दो भागों में बांटते हैं, तो एक होता है बोटनी एंड जूलॉजी। बायोलॉजिकल साइंस को भी दो भागों में बांटते हैं, तो होता है बोटनी एंड जूलॉजी। तो फिजिक्स किसे कहते हैं ये भी जानिए आप लोग। फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम नेचुरली चीज़ों का अध्ययन करते हैं, भौतिक चीज़ों का अध्ययन करते हैं। फिजिक्स का मतलब होता है भौतिकी, भौतिक नहीं, भौतिक का मतलब यह संसार ही भौतिक है। भौतिक का मतलब होता है यह संसार ही भौतिक है। भौतिकी एक ब्रांच ऑफ साइंस है, भौतिकी। फिजिक्स का मतलब क्या होता है, भौतिकी, नॉट भौतिक। भौतिकी, भौतिकी क्या होता है, भौतिकी, इसको कहते हैं फिजिक्स। भौतिक नहीं, भौतिक विज्ञान नहीं, भौतिकी। तो भौतिकी में हम लोग फिजिक्स का अध्ययन करते हैं। फिजिक्स, भौतिकी का मतलब क्या होता है, फिजिक्स होता है। बस समझ रहे ना, देखिए ध्यान से। तो फिजिक्स में हम लोग क्या कहते हैं, नेचर का अध्ययन करते हैं। यानी यह पृथ्वी पर जितने भी पृथ्वी से रिलेटेड वस्तुएं हैं जो नॉन लिविंग हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। यानी भौतिकी का अर्थ होता है नेचर साइंस। भौतिकी का अर्थ क्या होता है, नेचर साइंस। नेचर का मतलब होता है प्राकृतिक विज्ञान। नेचर का अर्थ क्या होता है, प्राकृतिक विज्ञान। तो भौतिकी में हम लोग नेचर साइंस का अध्ययन करते हैं। यानी यह फिजिक्स जो होता है वह लैटिन शब्द फ्यूसियस से मिल के बना हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे देखिएगा फिजिक्स कहाँ से लिया गया है, फिजिक्स शब्द लैटिन शब्द फ्यूसियस से लिया गया है, जिसका फ्यूसियस का अर्थ क्या होता है, नेचर। तो आपसे कोई पूछेगा फिजिक्स शब्द कहाँ से लिया गया है, तो आप कहिएगा कि लैटिन शब्द फ्यूसियस से लिया गया
है ना, फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, नेचर, यानी वैसा सब्जेक्ट जिसमें नेचर के बारे में, नेचर से बने पदार्थों के बारे में, कणों के बारे में, पदार्थों के बारे में, इस सब के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं उसे हम लोग फिजिक्स कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, तो फिजिक्स कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। केमिस्ट्री में भी हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक तत्वों के बारे में पढ़ते हैं, रसायन के बारे में पढ़ते हैं, कि अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं, है ना, पदार्थ कोई कैसे किसका निर्माण हुआ है उसके बारे में पढ़ते हैं, तो उसे हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। और बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। अतः इतनी अगर आपको बातें समझ में आ रही है तो एक दो बातें और बता देना चाहता हूँ जो आप पहले से जानते हैं। तो जो आप पहले से जानते हैं उसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि साइंस के कितने पार्ट होते हैं। साइंस के आप लोग पढ़ते आते थे ना, साइंस के 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो इसीलिए इसको साइंस को 3 भागों में साधारणतः बांट दिया गया, लेकिन साइंस को अध्ययन के लिए 2 भागों में बांटा गया, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस का हिस्सा है फिजिक्स और केमिस्ट्री, और बायोलॉजिकल साइंस का हिस्सा है बायो। और बायो भी 2 पार्ट में बटा हुआ है, बोटनी एंड जूलॉजी। बोटनी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ओनली, किसके बारे में अध्ययन करते हैं, ओनली हम लोग प्लांट के बारे में अध्ययन करते हैं। बोटनी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ओनली प्लांट्स लाइफ, एंड जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ओनली एनिमल्स। जूलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी, जू माने क्या होता है, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में क्या होते हैं, जीव जंतु होते हैं, तो जूलॉजी में हम लोग जीव जंतु का अध्ययन करते हैं। और बोटनी का मतलब होता है टहनी, बोटनी मतलब है ना टहनी, तो टहनी टाइप का याद रहेगा। तो बोटनी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो बायोलॉजी को 2 भागों में बांटिएगा तो क्या होगा, बोटनी और एक होता है जूलॉजी। तो फिजिक्स आप लोग जानते हैं, केमिस्ट्री जानते हैं। फिजिक्स का मतलब नेचर का अध्ययन करते हैं, केमिस्ट्री में रासायनिक संगठनों का अध्ययन करते हैं, है ना, रासायनिक संगठनों का अणु कैसे बना है, परमाणु कैसे बना है, इन सब का प्रैक्टिकली करते हैं, तो उसे हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। बायो के 2 पार्ट हो गए, बोटनी और जूलॉजी। बोटनी में हम लोग प्लांट्स के बारे में अध्ययन करते हैं, जूलॉजी में जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया मोटा मोटी। फिर हम लोग आगे भी और इसका चर्चा करेंगे। आज का हमारा चैप्टर है मापन, ठीक है ना। देखिए मापन का मतलब क्या होता है, मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही बताऊंगा आपको। मेरा वीडियो को पॉज करके रोक के और मेरी बोली हुई बात को क्या करना है, आपको लिखना है। मापन का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है ना। मापन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। देखिए जब हम किसी वस्तु को मापते हैं, है ना, किसी वस्तु को क्या करते हैं, मापते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसका मापन करते हैं, है ना। मापन में क्या होगा, किसी वस्तु को मापना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। बस समझ ना, पहले के ज़माने में लोग बीता से नाप देते थे, हाथ से नाप देते थे, है ना, किसी भी चीज़ को एक आधार मान के माप देते थे, लेकिन वह एक्यूरेट नहीं होता था, हर जगह उसका वैल्यू क्या होता था, अलग अलग हो जाता था। अब कोई आदमी का हाथ लंबा होता था, कोई आदमी का हाथ छोटा होता था, तो एक्चुअली होता क्या था कि जब जमीन नापने गया तो लंबा आदमी नाप दिया, अब बावना है तो उसका वैसे ही रह गया। बस समझ ना, बावना को कम मिल गया, बोला कि तुम अपने हाथ से नाप लो, वो बोला हम अपने हाथ से नाप लेते हैं, 10-10 हाथ नाप लेते हैं, तो किसको ज़्यादा होगा, वो लंबा आदमी जो होगा उसको ज़्यादा मिलेगा, बावना आदमी जो होगा उसको क्या मिलता था, कम मिलता था। लेकिन ऐसा नहीं चला, अब मेजरमेंट का उपयोग करते हैं। एक्यूरेट किसी चीज़ को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो मेजरमेंट का उपयोग करते हैं। बात समझ रहे ना। तो चलिए मेजरमेंट के बारे में यहाँ पे देखते हैं आप लोगों को। देखिए मापन तो समझ में आ गया। अब मापन से ही मापते हैं, किससे मापेंगे, मात्रक से। तो एक डिफिनेशन आता है, मात्रक किसे कहते हैं। तो मात्रक एक प्रकार का ऐसा सुविधा वाली वस्तु होती है जिससे हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को क्या करते हैं, मापते हैं। लिख लीजिएगा, मात्रक क्या होते हैं, मात्रक वैसी वस्तुएं होती हैं जिनसे हम किसी वस्तु को क्या कहते हैं, मापते हैं, राइट। मात्रक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका आधारी मात्रक, और दूसरा क्या होता है, संपूरक मात्रक। इसको आपको याद रखना, आधारी मात्रक और संपूरक मात्रक। तो मात्रक आपके हो गए 2, एक होता है आधारिक मात्रक और दूसरा क्या होता है, संपूरक मात्रक। इसके अलावा एक और मात्रक होता है जिसे हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। कोई दिक्कत, मात्रक कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के हो गए मेनली, मतलब 2 प्रकार के, आधारी और संपूरक। आधारी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड, और संपूरक क्या कहते हैं, सुप्लीमेंट्री,
और व्युत्पन्न हो गया, है ना, व्युत्पन्न मात्रक हो गया। तो आधारी मात्रक, संपूरक मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, यह 3 प्रकार के आपके क्या हो गए, मात्रक हो गए, जिसमें आधारिक मात्रकों की संख्या कितनी होती है, 7, व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या कितनी, संपूरक मात्रकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, और व्युत्पन्न मात्रक तो आपके बहुत सारे होते हैं, इसकी गिनती नहीं है, बहुत ज़्यादा होते हैं, लगभग कि आपके 100 से एबव होंगे, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तो आपको बातें समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छा से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा, वरना ऐसे अंधों के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा लोग। मात्रक कितने प्रकार के, 3 मात्रक, आधारी, संपूरक, व्युत्पन्न। आधारी मात्रकों की संख्या कितनी होती है, 7, संपूरक मात्रक कितने होते हैं, 2, और व्युत्पन्न मात्रक की संख्या एबव होती है 100+, ठीक है ना। तो चलिए अब पहले देखते हैं हम लोग किसके बारे में, पहले हम लोग देखते हैं, ये मिटा देता हूँ मैं, बाद में बता दूंगा, है ना, लिख दिया हूँ, ये सब सारी चीज़ें मैं लिख दिया हूँ, कोई चीज़ें मुझसे छूटे नहीं, है ना, ऐसे पूरा माइंड में है मेरे, मैंने लिख देता हूँ कि छूटता नहीं है पढ़ाने के दौरान, वरना आदमी भूल जाता है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको आधारी मात्रक यहाँ पे बता रहा हूँ, ये तो आधारी मात्रक की संख्या कितनी होती है, जल्दी बताइए, 7। वो कौन कौन होते हैं, तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और उसके बाद होता है क्या आपका पदार्थ की मात्रा, ठीक है ना। तो ये आधारी मात्रा को आपको याद रखना, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और प्रकाश की पदार्थ की मात्रा। तो ये आपके आधारी मात्रक टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। कोई दिक्कत, मात्रक को 2 भागों में बांटा गया, आधारी मात्रक और संपूरक मात्रक। आधारी मात्रक 7, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, 7 को हो गया। इसके बारे में जानना जरूरी होता है, लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम होता है। समय का सेकेंड होता है। ताप का केल्विन होता है। विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता क्या होता है, कैंडेला होता है, कैंडेला होता है। पदार्थ की मात्रा क्या क्या होता है, मोल होता है। हिंदी में लिखना चाहिए तो इसको मीटर बोलते हैं, इसको किलो बोलते हैं, इसको सेकेंड बोलते हैं, इसको केल्विन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केल्विन। इसको एम्पियर बोलते हैं, एम्पियर। एम्पियर ने अपने सामान में ही एम्पियर नाम रख दिया। कैंडेला ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक होता है, कैंडेला। और मोल होता है पदार्थ की मात्रा का ऐसे मात्रक। यहाँ पे हिंदी में लिख दिए हैं, आप इसको उतार सकते हैं अच्छा तरीके से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सभी क्या होते हैं, आपके आधारी मात्रक होते हैं। याद रहेगा, आधारी मात्रकों की संख्या टोटल कितनी, 7। अब मैं बता रहा हूं आप लोगों को व्युत्पन्न मात्रक, सॉरी ये आपके संपूरक मात्रक, ठीक है ना। तो चलिए संपूरक मात्रक यहां पे देखते हैं हम लोग। संपूरक मात्रकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। संपूरक मात्रक कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। अब यहां पे देखिए सुप्लीमेंट्री संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रकों की संख्या 2 होती है। एक होता है आपका समतल कोण, समतल कोण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेडियन। क्या कहते हैं, रेडियन, है ना। समतल कोण को क्या कहते हैं, रेडियन। इसको RAD से सूचित करते हैं। और दूसरा क्या होता है, ठोस कोण, इसको कहते हैं एस्टेरेडियन, एस्टेरेडियन, इसको कहते हैं एस्टेरेडियन। तो समतल कोण और क्या हो गया, ठोस कोण। और एस्टेरेडियन किससे डिनोट करते हैं हम लोग, एस, किससे डिनोट करेंगे एस्टेरेडियन को, ये आपका एस्टेरेडियन हो गया, ठीक है ना। ठोस कोण हो गया, समतल कोण को रेडियन कहते हैं, RAD, और ठोस कोण को हम कहते हैं एस्टेरेडियन। याद रहेगा। तो चलिए, तो आधारी मात्रक 7, व्युत्पन्न मात्रक 2, सॉरी व्युत्पन्न मात्रक, संपूरक मात्रक 2, रेडियन और एस्टेरेडियन, ठीक है ना। रेडियन और एस्टेरेडियन। रेडियन का मतलब होता है समतल कोण और एस्टेरेडियन का मतलब क्या होता है, ठोस कोण। वो आपको आगे पढ़ना है, ठीक है ना। अब आपको बता देते हैं हम व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। ये सब आप लोग उतारते जाइएगा, लो वीडियो रोक रोक के, ठीक है ना।
उसके बाद आपका होता है व्युत्पन्न मात्रक। देखिए आधारी मात्रक, वैसे मात्रक, सुनिए आप लोग पढ़े हैं ना कि स्वर वर्ण, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। उसी तरह इसको भी याद कीजिए, आधारी मात्रक को। किसको याद करिए? आधारी मात्रक को। आधारी मात्रक को। वैसे मात्रक जिनके उपयोग में किसी अन्य मात्रक की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। वैसे मात्रक जिनके उपयोग में किसी अन्य मात्रक की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे हम लोग कहते हैं आधारी मात्रक। अब ऐसे मात्रक जिनके उपयोग में या जिनके यूज में आधारी मात्रक की सहायता लेनी पड़ती है या अन्य मात्रकों की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है ना? जैसे कि बल, जैसे कि बल। अब देखिए बल बराबर होता है, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान आगुना त्वरण। तो द्रव्यमान ये क्या है आपका? आधारी मात्रक है कि नहीं है? द्रव्यमान आधारी मात्रक है ना, तो इसकी सहायता लेनी पड़ी कि नहीं लेनी पड़ी? तो इसीलिए इसको कहेंगे हम व्युत्पन्न मात्रक। कोई दिक्कत? जैसे कि आपका चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। तो दूरी मीटर में नापते हैं ना और समय को सेकंड में नापते हैं, तो बताइए इसकी सहायता लेनी पड़ी कि नहीं लेनी पड़ी? तो इसीलिए इस सबको क्या कहेंगे हम लोग? व्युत्पन्न मात्रक के नाम से जानेंगे। तो आप लोग समझ गए व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? वैसे मात्रक जिनके यूज में हम लोग आधारी मात्रक की या किसी अन्य मात्रक की सहायता लेते हैं उसे हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, और जिसके यूज में हम लोग किसी अन्य मात्रकों की सहायता नहीं लेती है उसे क्या कहते हैं? आधारी मात्रक कहते हैं। यहाँ तक कन्फर्म हो गया? देखिए अब एक्चुअली हुआ क्या कि मात्रकों की कुछ प्रणालियाँ होती है, मात्रकों की क्या होती है? कुछ पद्धतियाँ होती हैं। मात्रकों की क्या होती है? कुछ पद्धतियाँ होती है। उन सारी पद्धतियों को आपको जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहली पद्धति, मात्रकों की पद्धतियाँ लिख देते हैं, मात्रकों की पद्धतियाँ। तो आप लोग जानते हैं पहली पद्धति थी आपका क्या? FPS। पहली पद्धति क्या थी? FPS या CGS ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, CGS। पहली पद्धति थी क्या थी? CGS पद्धति में जो लंबाई का मात्रक होता है ना वह सेंटीमीटर होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। और जी से होता है द्रव्यमान का मात्रक क्या होता था? द्रव्यमान का मात्रक होता है जी से ग्राम। और ये समय, एस से हो गया समय। समय का मात्रक क्या होता था? सेकेंड। तो आपसे कोई पूछेगा कि बताइए CGS मात्रक में लंबाई का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। कोई पूछेगा CGS मात्रा में द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? तो कहिएगा ग्राम। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। कोई दिक्कत? तो CGS प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड। देखिए समय सब में समान रहेगा, चाहे CGS हो, MKS हो, FPS हो, सब में क्या रहेगा? अच्छा SI हो, सब में समय का मात्रक सेकंड ही होता है। ठीक है ना? याद रहेगा? तो CGS प्रणाली समझ में आ गया। लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड। ये CGS पद्धति है। उसके बाद आता है MKS, उसके बाद आता है FPS पद्धति, उसके बाद क्या आता है? FPS पद्धति। FPS पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, समय का मात्रक सेकेंड। FPS पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड। देखिए इसको कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, SECOND। लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड। कोई दिक्कत? उसके बाद होता है तीसरा MKS पद्धति। MKS पद्धति में M से होता है मीटर, K से होता है किलोग्राम और S से क्या होता है? सेकेंड। यानी इसमें लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम और समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो कोई क्वेश्चन पूछेगा कि MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम होता है। समय का मात्रक क्या होता है? तो सेकंड होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे है इसमें। देखिए एक्चुअली हुआ क्या कि इन सब पद्धतियों से अच्छा से काम नहीं चल पा रहा था। इन सब पद्धतियों से अच्छा से काम नहीं चल पा रहा था। कहीं कहीं भारत में चाहे अन्य देशों में इसको उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया गया।
बोला लो कि गलती हो जाएगा, क्या बोला लो, गलती हो जाएगा। ऐसा प्रणाली अपनाया जाए जो पूरे विश्व में क्या हो, मान हो। ऐसा प्रणाली अपनाया जाए जो पूरे विश्व में क्या हो, मान हो। तो एक सभा बैठी थी, है ना, उस सभा में घोषित कर दिया गया, बहुत सारे मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति नाम दे दिया गया, है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं SI पद्धति। कहाँ पे वो सभा बैठी थी, SI पद्धति। वो सभा कहाँ पे बैठी थी, SI को कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, INTERNATIO, इंटरनेशनल SYSTEM, है ना। विज्ञान ने क्या किया, बहुत सारे मात्रकों को SI पद्धति कर दिया, ठीक है ना। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, SI पद्धति के नाम से जानते हैं। SI पद्धति पूरे विश्व में क्या होती है, तो मान्य होती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। SI पद्धति क्या होती है, पूरे विश्व में मान्य होती है। जैसे कि लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है ना। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, बस चाल बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है ना। और सीजीएस मात्रक बल का क्या होता है, डाइन होता है। बल का SI मात्रक पढ़े आप लोग, बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है ना। न्यूटन साहब ने अपने सम्मान में ही इसका नाम न्यूटन रख दिया। लेकिन बल का अगर सीजीएस मात्रक कहे तो डाइन होता है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। तो सीजीएस मात्रक समझते हैं ना, C से होता है सेंटीमीटर, G से होता है ग्राम, और S से क्या होता है सेकेंड। तो सीजीएस मात्रक बल का क्या होता है, डाइन होता है। लेकिन SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो बहुत सारे मात्रकों को जो है SI में क्या कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया, जो पूरे विश्व में क्या होता है, मान्य होता है। कोई दिक्कत नहीं है ना। कि द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम, बस में है ना। समय का SI मात्रक सेकेंड हो गया। ताप का SI मात्रक केल्विन हो गया। ताप तो बहुत सारी चीज़ों में मापते हैं ना। ताप का SI मात्रक, ताप का मात्रक सेंटीग्रेड भी होता है, थर्मामीटर भी होता है, सेल्सियस भी होता है। लेकिन SI मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है ना। अब अलग अलग देश में लोग अलग अलग अपना यूज कर लेते हैं, इसीलिए कहा गया कि ताप का SI मात्रक आपका केल्विन ही रहेगा, तो केल्विन ही रहेगा। तो ऐसे पूरे विश्व में यह क्या है, मान्य है। तो SI पद्धति आपको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है SI पद्धति में। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग को बस एक चीज़ और पढ़ना है कि मात्रक के उपसर्ग। अब हम लोग पढ़ना है मानक उपसर्ग। क्या पढ़ना है, मानक उपसर्ग। अब मानक उपसर्ग क्या होते हैं, मानक उपसर्ग का मतलब होता है कि देखिए, जैसे कभी कभी किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर हम ज्ञात कर रहे हैं, चाहे किसी वस्तु का वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं, या किसी चीज़ का हम वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं, वह क्या होता है, बहुत ज़्यादा आ जाता है, लाखों करोड़ों अरबों में आ जाता है, ठीक है ना। और कभी कभी उसका मान बहुत क्या होता है, छोटा में आ जाता है। तो जब बहुत अधिक में आ जाता है या बहुत छोटा में आ जाता है, तो हम उसके पहले उपसर्ग क्या करते हैं, लगा देते हैं, समझ रहे ना। तो उपसर्ग लगाने के बाद वो चीज़ें क्या होती हैं, छोटी हो जाती हैं। तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो देखिए, अब इसको याद करिए। जैसे कि अब एग्जाम्पल में एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31। तो बताइए, -31 अगर नहीं लिखते तो हम इसको लिखते रह जाते ना, तो बहुत बड़ा हो जाता, कॉपी आपका एक पन्ना भर जाता आपका। इसीलिए यहाँ पे हम इसका स्टैंडर्ड का यूज कर दिए हैं, ठीक है ना। तो याद रखना है आपको, ऐसे भी सही है, यह पूरा जानकारी यहाँ पे सही लिखा गया है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻31। याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 होता है, ठीक है ना। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, 6 × 10⁻24 kg। क्या होता है, kg। ये भी kg हो गया, देखिए। और एक AMU बराबर होता है 1.66 × 10⁻27। एक AMU, एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर क्या होता है, 1.66 × 10⁻27। पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर। आपको याद रखना है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6.4 × 10⁻6 मीटर। ये आपको याद होना है। और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, 6 × 10⁻24। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, 6 × 10⁻24 kg है। इसको भी याद रखना है, कहीं पे लिखे होंगे, हेदे लिखे हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, 6 × 10⁻24 kg है, बस समझ ना। और एक AMU बराबर होता है 1.66 × 10⁻27। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6.4 × 10⁻6 मीटर। याद रहेगा।
पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg, पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर, ठीक है ना। 1 इंच बराबर आप लोग जानते हैं 2.54 cm होता है। 1 इंच बराबर कितना होता है? 2.54 cm होता है। 12 इंच बराबर 1 फुट होता है। 12 इंच बराबर क्या होता है? 1 फुट होता है। और 3 फुट बराबर क्या होता है? 1 गज होता है। 3 फुट बराबर 1 गज होता है। 12 इंच बराबर 1 फुट, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, 3 फुट बराबर 1 गज और 60 गज कितना है जी यहाँ पे? 1760 न होगा, वही तो कह रहे हैं। 1760 गज बराबर 1 मील होता है और 1 कैलोरी बराबर 4.18 क्या होता है? जूल होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो 1760 गज बराबर 1 मील, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, 3 फुट बराबर 1 गज और 1760 गज बराबर क्या होता है? 1 मील होता है। इसको आपको याद रखना है। और कुछ यहाँ पे लिख देते हैं हम। 1 पाउंड, आप पढ़े ना, फुट, पाउंड और सेकेंड, ये FPS पद्धति है। क्या है? FPS पद्धति है। तो द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? द्रव्यमान का पाउंड। तो 1 पाउंड बराबर होता है 0.4536 किलोग्राम। 1 पाउंड बराबर कितना होता है? 0.4536 kg। 1 पाउंड बराबर कितना होता है? 0.4536 kg। 1 पाउंड बराबर क्या होता है? 0.4536 kg। 4536 kg। 1 पाउंड बराबर 0.4536 kg। 1 पाउंड बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है? 10⁻−10 मीटर। 1 कैरेट बराबर होता है 0.2 ग्राम। सोना को कैरेट में मापा जाता है ना। सोना को किस में मापा जाता है? कैरेट में मापा जाता है ना। तो 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम होता है। तो 24 कैरेट का आप लोग निकाल लीजिएगा सोना कितना होता है। तो 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम होता है। 1 टन बराबर कितना होता है? 1000 किलो। कितना होता है? 1000 किलो। कितना होता है? 1000 किलो। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये याद रहेगा ना। 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। और 1 पार्सेक भी दूरी का ही मात्रक होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पार्सेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पार्सेक होता है। 1 पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। 1 पार्सेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, ठीक है ना। पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। और प्रकाश वर्ष, 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ये सब मात्रक मानक उपसर्ग है, इनको भी आपको जानना जरूरी होता है। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। एग्जाम में क्या होता है? डायरेक्टली पूछे जाते हैं। पूछता है क्या? यहाँ पे ध्यान दीजिए लोग, यहाँ से याद करिए। 10 के पावर 18 रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं एकजा। 10 के पावर 18 रहेगा तो क्या कहेंगे? एकजा। 10 के पावर 18 रहेगा तो क्या कहेंगे? एकजा। अगर कहीं पे दिया हो कि 1 एकजा बराबर कितना होता है तो आप कहिएगा 10 के पावर 18। कोई दिक्कत? 1 एकजा बराबर होता है 10 के पावर 18। 10 के पावर 15 का मतलब होता है पीटा। पीटा का मतलब 10 के पावर 15। पीटा का मतलब 10 के पावर 15। एकजा का मतलब 10 के पावर 18। पीटा का मतलब 10 के पावर 15 और 10 के पावर 12 का मतलब टेरा। तो एकजा, पीटा, टेरा, जीगा। याद करिए तो, एकटा, पीटा, टेरा, जिग्गा। एकटा, पीटा, टेरा, जिग्गा। एकटा, पीटा, टेरा, जिग्गा। याद करिए, एकटा, पीटा, टेरा, जिग्गा। एकटा, पीटा, टेरा, जिग्गा। एकटा का मतलब होता है 10 के पावर 18। एकजा का मतलब 10 के पावर 18। पीटा का मतलब होता है 10 के पावर 15। टेरा का मतलब होता है 10 के पावर 12 और जीगा का मतलब होता है 10 के पावर 9। जीगा का मतलब क्या होता है? 10 के पावर 9। अब मेगा का मतलब होता है 10 के पावर 6। नहीं कहता है इतना मेगावाट बिजली आ गया है, यानी 10 के पावर 6 होता है। 1 मेगा बराबर कितना होता है? 10 के पावर 6। 10 के पावर 6। तो देखिए
एक मेगा बराबर 10 के पावर क्या होता है 6, 10 के पावर 6 बराबर 1 मेगा होता है। किलो का मतलब समझते ही हैं 10 के पावर 3, 10 के पावर माने 10 पर 3 को सोना दीजिएगा 1000 बराबर क्या होता है 1 किलो होता है ना। 1 किलो बराबर 10 के पावर 3 समझते हैं। 10 के पावर 2 का मतलब होता है हेक्टो। 10 के पावर 2 का मतलब क्या होता है हेक्टो। और 10 को कहते हैं डेका। 10 को क्या कहते हैं डेका। उसके बाद आप लोग पढ़े हैं डेका उसके बाद पढ़े हैं ना डेका डेसी 10 हो गया डेका। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो एटो। यहाँ पे लिख देते हैं हम फेमटो और एटो। फेमटो का मतलब 10 के पावर -15, एटो का पावर 10 के पावर 18। तो याद रहेगा डेसी सेंटी मिली माइक्रो। डेसी का मतलब क्या हो जाएगा 10 के पावर -1 डेसी, और सेंटी का मतलब 10 के पावर -2, और मिली का मतलब 10 के पावर -3, और माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6, और नैनो का मतलब 10 के पावर -9, और पीको का मतलब 10 के पावर -12, और फेमटो का मतलब 10 के पावर -15, और एटो का मतलब होता है 10 के पावर -18। याद रहेगा 10 के पावर -18 है वही होगा एटो, चाहे ऑटो बात एक ही होता है, ऑटो कहो चाहे एटो कहो, ठीक है ना। तो याद रहेगा एक जा पीटा टेरा जीगा, एक जा पीटा टेरा जीगा। उसके बाद क्या हो जाएगा मेगा किलो हेक्टो। मेगा किलो हेक्टो। और डेका का मतलब क्या होता है 10, और डेसी सेंटी मिली माइक्रो। डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, और नैनो पीको फेमटो एटो। नैनो पीको फेमटो एको। डेसी सेंटी मिली माइक्रो और नैनो पीको फेमटो एटो। डेसी सेंटी मिली माइक्रो और नैनो पीटो नैनो पीको और फेमटो एटो। नैनो पीको फेमटो एटो। ऐसे करके आपको क्या करना है इसको याद रखना है। अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा 10 के पावर 18 का मतलब क्या होता है एकजा होता है, 10 के पावर 15 का मतलब क्या होता है पीटा होता है, 10 के पावर 12 का मतलब क्या होता है टेरा होता है, 10 के पावर 9 का मतलब जीगा होता है, 10 के पावर 6 का मतलब मेगा होता है, 10 के पावर 3 का मतलब किलो होता है, 10 के पावर 2 हेक्टो होता है, 10 डेका होता है, 10 के पावर -1 डेसी होता है, 10 के पावर -2 क्या होता है ये सेंटी होता है, 10 के पावर -3 मीटर होता है, 10 के पावर ये -3 मिली हो गया, 10 के पावर -6 माइक्रो, 10 के पावर -9 नैनो, 10 के पावर -12 पीको। -12 का मतलब क्या होगा पीको, और फेमटो 15 और ऑटो 18। ऐसे करके आपको इस उत्तर को याद कर लेना है। आई होप दैट आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग जो है खुद से सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे आप लोगों को क्या होगा फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।